सबको अभिवादन। इतने सत्रों के बाद जो मुझे कहना है वो ये कि शाही अ, भारतीय अस्मिता के खोज के लेखक हैं और इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे रास्ते से वापस आऊंगा। और वो ये है कि 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नाम का एक संगठन लखनऊ में बनता है। नेहरू अध्यक्षता करते हैं उसकी, और कुछ 2-3 सालों में वो संगठन वाम धड़े के नियंत्रण में आ जाता है। बाकी सारे जो दूसरे विचार के लोग थे उनको निकाला जाता है और उन लोगों ने एक नया संगठन बनाया जो ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस कहलाई। उसमें वो लोग थे जो नॉन लेफ्टी लेफ्ट लेफ्ट लोग थे, और उसमें गांधीवादी थे, और उसमें ज्यादातर नेहरूवादी थे, क्योंकि 30s का जो पीरियड है उसमें नेहरू सबसे बड़े हीरो हैं प्रेमचंद के डॉक्यूमेंट्स में, और कुछ शाही के डॉक्यूमेंट्स थे। क्योंकि 30s में वो दिखाते हैं कि जो नई कविता जो छायावाद है वो सत्याग्रह का काल है, और जो नई कविता है 30 की दशक की कविता है उत्तर छायावाद या नई कविता की शुरुआत, वो नेहरू के सहयोग से, नेहरू के आइडिया से करते हैं। उसमें पूरा कोट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और वो कहते हैं कि टीएस इलियट को भारतीय महाद्वीप में इससे पहले किसी नेता ने या किसी कवि ने उद्धृत किया है, ये बात किसी को मालूम नहीं होता है, ऐसा उनका था। यानी टीएस इलियट को कोट करके आधुनिक नृत्य की बात वो करते हैं 30 के दशक में। और फिर 42 में जो आंदोलन होता है, वायसराय की काउंसिल एक तरफ और भारतीय जो छात्र हैं उनका भागीदारी दूसरी तरफ, और फांसीवाद से लड़ा जाए या साम्राज्यवाद से लड़ा जाए, इस पर जो वैचारिक रास्ते अलग अलग हैं। तो मेरे ख्याल से शाही जी उस जो ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस थी उसके एक्टिव मेंबर थे। कर्नलगंज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास का एक इंटर कॉलेज है जहाँ के वो शायद यूपी बोर्ड के टॉपर इंटरमीडिएट में, और बगल में थे। तो इसलिए जो इस तरह की गांधीवादी या अदर कांग्रेस नेहरूवादी ढंग के जो लोग थे, उन सारे लोगों का जो संगठन छात्र संगठन था उसने 42 में भयानक भागीदारी ली थी। बहुत ज्यादा, सबको पता कि 42 भूतपूर्व आंदोलन था, और उस आंदोलन में जो युवा भागीदारी थी, छात्रों की भागीदारी थी, वो कामयाबी के बाद, आजादी के बाद उस ग्रुप का, उस समूह का भावनात्मक रिएक्शन आजादी पर क्या था, और कांग्रेस का जो उस समय का नेतृत्व था गांधी या नेहरू के प्रति, उसके एक मार्मिक डॉक्यूमेंटेशन मिला मुझे। एक पीएम जोशी करके थे जो ऑल इंडिया स्टूडेंट सेक्रेटरी, स्टूडेंट कांग्रेस के जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे वो पद था वो, और उनकी एक किताब मुझे मिल गई और उसमें पूरा जिक्र है 42 के आंदोलन का। मैं किसी और संदर्भ में रिसर्च कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत दुख होता है हमें कि 42 के आंदोलन में हम लोगों की जो भागीदारी है उसका आजादी के बाद किसी ने ध्यान नहीं रखा, गांधी जी ने भी नहीं ध्यान रखा, वो तो जल्दी ही मार दिए गए, और नेहरू के पास समय नहीं था। ये अचानक हुआ क्या कि उसके बाद नेहरू से और लोहिया और जेपी का रास्ता अलग हो गया। तो 42 की जो छात्रों की ऊर्जा थी उसको इनकलकेट किया, उसको पैटर्नेज दिया, संवाद रखा जिन लोगों ने, वो मेरे ख्याल से 42 बाद में धीरे धीरे चल करके लोहियावादी और जयप्रकाशवादी पर है कि अगर वो भी कम्युनल है तो मैं भी कम्युनल हूँ वहां तक। और फरुखाबाद के चुनाव में मतलब समाजवादी और संघ का जो है वो तो सबको पता है, और 2024 में उसकी परिणति भी है। उस समय में ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी परिस्थितियां आई कि 42 की ऊर्जा वो 77 तक या 65 तक या उसके बाद ही उस तरीके से कैसे खिलाफ चली गई। ध्यान रखना यह है कि लोहिया लंबे समय तक नेहरू के शागिर्द थे, और जो फॉरेन सेल थी कांग्रेस की उसके चेयरमैन नेहरू थे और सेक्रेटरी लोहिया थे। आजादी के बाद अलग रास्ते हुए, और बहुत सारा नेहरू के बारे में जो छीछलेदर है उसकी से जनक लोहिया जी हैं। मैं सीमांत के साथ कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक संदर्भ के साथ कहना चाहता हूँ। तो
जो 82 तक शाही जी की यात्रा है उस संगठन के साथ, वो एक चीज है। कभी कभी देखता हूँ कि लोहियावादी ढंग में रंगा जाता है उनको, और संपूर्ण क्रांति में भी। लेकिन मैं बारीकी से जब पढ़ा तो मुझे ये लगता है कि शाही जी जहाँ है वहीं नहीं है सिर्फ। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का ध्यान रखा और कहा कि ऐसे 16 आना कोई क्रांति नहीं होने वाली है। कविता में कहीं कोई जिक्र नहीं है, हो सकता है कहीं बारीकी से हो, तो संपूर्ण क्रांति का लगभग नोटिस नहीं है। और उस पूरे दौर में कहीं एक शब्द भी मुझे नहीं मिला जिसमें कहा गया हो कि कांग्रेस के खिलाफ जाकर के हमें जिस भी तरह का फासिज्म वगैरह से समझौता करना, वो सब जस्टिफाइड है। उन्होंने कहीं समर्थन में तो नहीं लिखा, मैं खोजूंगा। और आदरणीय सुस्ता जी की वजह से मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और इधर भी बहुत सारा काम करने को मिला, तो उसमें देखूंगा कि विरोध में कुछ लिखा है कि नहीं, समर्थन में कुछ नहीं मिला। अब मैं वापस आता हूँ उस आध्यात्मिक रिक्ति का। जाहिर सी बात है कि एक तो जो 42 की, जो मैंने कहा ऊर्जा है, वो उस तरफ जाती है और 42 के स्वप्न के खिलाफ बहुत जल्दी ही खड़ी हो जाती है। और दूसरी धारा है जो ऑफिशियल स्टेट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है, ये है। लोहिया कहाँ है आंदोलन के तौर पर, पार्टिसिपेशन के तौर पर, लेकिन कोई वैचारिक जो उपस्थिति है, लगातार नेहरू विद रिस्पेक्ट एंड विद इंसाइटफुल रेफरेंसेस, और लगातार नेहरू को रेफर करते हैं। और नॉन अलाइनमेंट अलाइनमेंट जो मूवमेंट है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसके साथ है। भारत की संवैधानिक जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, उसके साथ है। और उन्होंने साफ साफ बोला, वो उनका दो निबंध मुझे याद करना होगा कि नितांत समसामयिकता का नैतिक दायित्व, दो निबंध, और दूसरा है साहित्य में गतिरोध। ये दो निबंध बहुत जरूरी है उनको समझने के लिए कि वो 42 में वायसराय की काउंसिल, और उसके बाद जो छात्रों की भागीदारी, और उस समय जो जो नेतृत्व है, उस तरह से बच्चों युवाओं के सेंटिमेंट को नहीं समझ पाया और पैट्रोनेज देने वाले कुछ वैचारिक लोग सब गए। और बाद में जो हुआ, लेकिन शाही जी कहाँ है, लेकिन वो लगातार जो उपलब्धि है, एक तीसरी दुनिया के जीवी के रूप में दिखते हैं मुझे। ओरिएंटलिज्म का जो शहीद हैं, एडवर्ड शहीद, इनके तरह के रेफरेंस आते हैं। शाही बार बार जो आपने वो कार्यक्रम कराया था हमारा समय, उसमें आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, वर्ल्ड ऑर्डर का विजन, और तीसरी दुनिया के देशों के का जिक्र, और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का सतत विरोध, और यहाँ तक कि मार्क्सवाद भी उस लपेटे में आ जाता है। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि मार्क्सवाद वगैरह से जो संबंध है बहुत उसको इस तरह से मैंने कहा, जहां शाही है वहां है नहीं, आप समझिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ है वो। तो सवाल सिर्फ ये है कि वो 42 का जो सेंटिमेंट है उनका सतत बना हुआ है, भारत की स्वाधीनता उनके लिए उपलब्धि है, क्रांति है। और वो गांधी के सत्याग्रह से लेके नेहरू की जो आध्यात्मिक रिक्ति है, वहां से सतत चल रहा है। भारतीय संविधान बन रहा है, वो किस पार्टी में है अलग बात है, लेकिन वो लगातार भारत की उपलब्धि को हासिल करते हैं। और लगातार जो भारत की तरक्की है, वो उसकी जो विकास है, और उस पर बार बार जिक्र करते हैं भाई, भारत की जनता ने ये तय कर लिया है कि वो इस देश की जो जो समस्याएं हैं उनको जनतांत्रिक ढंग से हल करने की क्षमता हासिल कर चुकी है। अब हमें वो नहीं करना है। और वो दूसरी जो मार्क्सवाद से कनेक्शन है, उनका जो संबंध है, जो चीजों को देखते हैं, वो जो आजादी अधूरी वाला कष्ट उनको बहुत है। आजादी अधूरी है वो कष्ट, और दूसरा कि भारत की जो जड़ता है उसको तोड़ने के लिए उपनिवेशवाद आवश्यक था। ये मार्क्सियन थियरी जो है ये चुभती है। कहते हैं वो कि मार्क्स अपने देश के बारे में पूछ सकता है, ये मुझे चुभता है। एक भाषण बहुत भावनात्मक माहौल में कहा। ये दो बातें शाही के दिमाग में बैठी हैं, और वो उनको ये पता है कि ये जो भारत हासिल किया है एक कॉम्बो पैक है, बहुत बड़ा पैक है। ना डेमोक्रेसी मिल गई आपको, सामंतवाद से आजादी मिल गई, जमींदारी उन्मूलन होगा, हम हमारे पूरे ट्रैक पे है, और हमें सिर्फ इतना करना ट्यून करके कि इसको सोशल डेमोक्रेसी में बदल देना है। यानी उसका उनका एक लेख है लोकतांत्रिक समाजवाद में साहित्य की भूमिका। वही उनको एक लगता है कि सुदूर प्राप्ति है जो उन्हें पास करना है। मुझे ये लगता है कि उसमें, और कि इसी कसौटियां क्या, चलो चैलेंजेस से भी वाकिफ है। साहित्य
जायसी तक वो जाते हैं, किस चीज की खोज में, आखिरी दिनों में शाही तक जाते हैं। मुझे सीरियसली ये मालूम है कि जो 47 का विभाजन है और उसके बाद जो धर्म आधारित धर्मतांत्रिक राज्य की वापसी है, दंगों की वापसी है, इसका ध्यान उनको है और इसलिए जायसी तक जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कारण वही है, और जाते हैं और वहां से क्या झूठ खिलाते हैं कि शाही जायसी में इतनी शक्ति है कि विविधताओं में तमाम वैचारिक और स्कूल्स है, डिफरेंसेस के बावजूद, कि इतनी मानवता और इतनी भावनात्मक ऊर्जा अनुभूति है कि सब विभाजन बेमानी हो जाते हैं और वो भारत को चाहिए, आजाद भारत को चाहिए। और इसलिए वो जायसी में वही चीज पाते हैं और आते हैं वो गांधी जी और विनोबा भावे में एक वैष्णव राजनीति की बात करते हैं। वैष्णव गांधी और भावे विनोबा भावे की वैष्णव राजनीति, और ये वैष्णव राजनीति जो है, इसको अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूफीज्म की जो जैसी की पीर है, भावनात्मक भट्टी है जो तमाम विभेदों को गला सकती है, यानी एक इमोशनल भावुकता नहीं है, वो एक थॉटफुल अचीवमेंट है जहां आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि विभेद खत्म हो जाते हैं। और जो वैष्णव की वैष्णव चरितो तेने कहिए, जो जो पीर पराई जाने, ये वैष्णव राजनीति वो है। और शमशेर में भी आके वो देखते हैं कि इसमें एक वैष्णव पना है, वैष्णव निरीहता है, वैष्णव पना है। शाही आजाद भारत में साहित्य की क्या भूमिका हो, यही उनका कोर सवाल है। और इसके अलावा वो ये नहीं चाहते कि भाई क्रांति हो, सशस्त्र क्रांति हो, क्योंकि उनको लगता था कि जो नितांत समसामयिकता का दायित्व है, वो शब्द लेख है, उसमें कहते हैं कि भाई, और साहित्य में गतिरोध बोलते हैं, गतिरोध उनके लिए होगा जो वैचारिक फ्यूचर में है कि 100 साल बाद रेवोल्यूशन लाएंगे, आजकल का सब बेकार है। और बाकी जो रिवाइवलिस्ट लोग हैं, पुनरुत्थानवादी हैं, उनका गतिरोध है। हमारे लिए तो गतिरोध नहीं है, हमारे लिए ये जो दुधलका है, ये तो सुबह सुबह का है, हमारी तो सुबह हुई, हम आजाद हुए हैं, तो हमारे लिए कोई कंफ्यूजन, हमारे यहाँ साहित्य में कोई गतिरोध नहीं। उनको साफ साफ मालूम है कि आजाद भारत का जो ये संवैधानिक प्रोजेक्ट है, जो लिगेसी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो जो स्थिति है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें साहित्यकार की क्या भूमिका होगी, उसमें रियलिस्ट जो अप्रोच वाले लोग हैं, तत्काल अप्रोच वाले लोग हैं, उनका क्या क्या रोल होगा। इसलिए वो जायसी तक जाते हैं। और ध्यान रखने का तो 2-3 और कसौटियां बनाते हैं सेकुलरिज्म वाली, जो पीछे तक जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो भारतीय अस्मिता की खोज होनी है, ये क्या भरत भारती की तरह हम वाला थोड़ा उनको लगता है संकीर्ण है, फिर उन्हें लगता है छायावाद में थोड़ा सा विस्तार हुआ है, और फिर आजादी के बाद विश्व मानव के करीब हम पहुंचे हैं। और उनके लिए कहना, इसी दावे से कहते हैं कि वो जो साहित्य है वो नर संपत्ति है। किसके लिए साहित्य का क्वेश्चन है कि भाई किसके लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, तो बोलते वो उनके लिए है। और ध्यान रखने की बात है कि शाही आसानी से उठा के आप मार्क्सवाद विरोधी है या आलोचक है, इसलिए उठा के आप उनको राइट विंग में डाल दीजिए, ये संभव नहीं है। आप ये बाइनरी वाली थॉट शाही क्या नहीं चलने वाली है, रूपवाद और बस अंतर्वस्तुवाद, कलावाद, समाजवाद, बाइनरी नहीं चलती। शाही बहुत शानदार ढंग से वो कलात्मक और वैचारिक संतुलन हासिल करते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। वो लगातार किसी वक्ता ने कहा कि द्विवेदी जी का सिर्फ नाम लेते हैं, वो एक्चुअली सीरियसली वो उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को लिया, वो पूरी जायसी वाली किताब में। उससे पहले वर्धमान और तहसील में एक लेख है शाही जी, जायसी और शुक्ल जी का। तो एक व्यक्ति को उन्होंने सीरियसली लिया, ठीक से लिया सीरियसली, जो हिंदी आलोचना की परंपरा का व्यक्ति है। कारण उसका यह है कि वो खुद पाश्चात्य अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद पाश्चात्य दर्शन, पर्शियन लिटरेचर वगैरह से सब परिचित थे वो, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल पे एक देशज आलोचना के प्रतिमान लाना चाहते थे। और देशज का मतलब संस्कृत नहीं है, देशज का मतलब पर्शियन नहीं है, देशज का मतलब इंग्लिश नहीं है, और उर्दू भी नहीं है। वो चाहते हैं ब्रज भाषा के पास, और ब्रज भाषा को ढूंढते हुए, जिस तरह का ब्रज भाषा और उसके साहित्य का जो विवेचन किया है या जो मूल्यांकन किया उन्होंने, वो अद्भुत है, मुझे पसंद आता है। सुना क्या? अच्छा, एक मिनट है, मैं सर आपका इशारा समझ गई। जी जी, हो गया। सर थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो शाही का जो साहित्य क्या है,
साहित्य वही है कि आजाद मुल्क में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। वो बोलते हैं कि क्रांति का अभिजन वाली वाला रास्ता नहीं चुनना है। उनका देखिए कि वो एक लेख है वर्धमान और पतनशील में, कि जो पेरिफेरी के लोग हैं उनका कंसर्न है उसमें। उस समय शायद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा, और एक लेख उनका है वर्तमान और तंसील में है कि भारतीय साहित्य में, कविता के साहित्य में दलितों का अवदान। दलित शब्द पहले नहीं चलता था उस जमाने में, और बावजूद वो अवदान उस शब्द से रेखांकित करते हैं। यानी कि जो आजाद भारत होगा, साहित्य की जो भूमिका है, भारत का ये जो पॉलिटिकल मॉडल है, इसमें साहित्य सहयोग करेगा या नहीं करेगा। इसलिए आप थोड़ा सा ये चिंतित हो सकते हैं कि भाई साहित्य को उन्होंने दबा दिया या इतना छोटा रोल दे दिया। इतना हमला छोटा था नहीं, क्योंकि जो भारत का विजन था, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसका जो विजन है वो बहुत बड़ा था। अभी थोड़ा सा समय चल रहा है वो राष्ट्रवाद का, लेकिन वो उस समय का विजन था और उसका विकास है। तो इसलिए लगातार वो विश्व मानव से और भारतीय अस्मिता की खोज के रचनाकार, फिलोसोफर और तीसरी दुनिया के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के एक तरह से चिंतक हैं। गंभीर इंसाइट्स उसमें, उस रूप में उनको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूँ।